अच्छा यार, वो तो पता नहीं। सैफ, क्या समझ में आई है यार इस पूरी वो जो पिछला लेक्चर भी थोड़ा बहुत हमने इस पे लगाया, आज का भी इस पे लगाया, ये समझ क्या आई है? सर ये समझ आइए कि इसमें वैक कैसे निकालते हैं गियर और रीगियर और डिसगेट फार्मूला के अंदर। रिपीट कर सकते हैं? मुझे नहीं समझ में आई। मैंने कहा है कि हम रीगियरिंग और डिसगियरिंग में जो बीटा फार्मूलाज लगते हैं इसका इसकी मुझे समझ आई है, और इसका जो बैक जो है वो कैसे निकालते हैं। तैमूर, बेसिकली हमने किया क्या है? सर इसमें हमने मतलब एक कंपनी का बीटा दूसरी कंपनी के बीटे के साथ कंपेयर करके उनकी कैपिटल स्ट्रक्चर को इक्विवेलेंट कंपनी के साथ कंपेयर करके तो हमने उसका एनालिसिस किया। और ये काम किया है कैसे हमने? जी, ये जो काम आप बता रहे हैं, ये जी काम हुआ कैसे है? सर प्रोसीजर प्रोसीजर हमने क्या अडॉप्ट किया? सर हमने सबसे पहले बीटा का कैलकुलेट किया। अच्छा। और फिर उस बीटा को, ये जो बीटा था जो कैपिटल सर कौन सा वाला कैलकुलेट किया? ये बीटा एसिड। और बीटा एसिड होता क्या है? बीटा एसिड तो पहले तो मुझे जो समझ आई है वो मैं बता देता हूँ कि ठीक है, मैं बीच बीच में ऐड भी करता रहता हूँ। देखें, जो बीटा एसिड हमने कैलकुलेट किया था ना, ये स्टेप 1 में सबसे पहले, ये बीटा एसिड बेसिकली वो जो नया प्रोजेक्ट हम कैलकुलेट कर रहे हैं ना, नया प्रोजेक्ट जो स्टार्ट कर रहे हैं, तो नए प्रोजेक्ट का बीटा है ये। ठीक हो गया। अच्छा, नए प्रोजेक्ट का बीटा किस बेस पे हमने कैलकुलेट किया है? तो हमने नए प्रोजेक्ट का बीटा एक एग्जिस्टिंग कंपनी के इक्विटी बीटा को यूज करते हुए कैलकुलेट किया है। एक एग्जिस्टिंग कंपनी के इक्विटी बीटा को, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, स्क्रीन पे नजर आ रहा है? जी सर। एक एग्जिस्टिंग कंपनी की डेट टू इक्विटी रेशो यूज करते हुए, एक एग्जिस्टिंग कंपनी की डेट टू इक्विटी रेशो यूज करते हुए मैंने उस कंपनी का प्रोजेक्ट या बिजनेस बीटा निकाल लिया है। ठीक हो गया। एक एग्जिस्टिंग कंपनी की डेट टू इक्विटी रेशो इस्तेमाल करते हुए उस एग्जिस्टिंग कंपनी की बिजनेस का मैंने बीटा निकाला है। सबसे पहला काम तो मैंने ये किया। ठीक है, वो जो आप बीटा एसेट कह रहे थे, बिल्कुल ठीक कह रहे थे। वो बीटा एसेट क्या है? वो जो बिजनेस है, जो नया हम शुरू करने वाले हैं, उस बिजनेस का बीटा है कि भाई बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने का रिस्क कितना है। अच्छा, जब वो हमारे पास आ गया कि नए बिजनेस का रिस्क कितना है, फिर हमने क्या किया, उसको अपने कैपिटल स्ट्रक्चर के हिसाब से, अपनी डेट टू इक्विटी के हिसाब से, जो मैंने हाईलाइट की है, अपनी डेट टू इक्विटी के हिसाब से, क्योंकि लाजमी आता है बिजनेस अगर मैंने स्टार्ट करना है,
तो मुझे उसके लिए शेयर्स भी इशू करने पड़ेंगे, मुझे उसके लिए उधार भी लेना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूं कि प्रोजेक्ट का बीटा तो मैंने निकाल लिया कि वो तो 1.18 है। जी जब मैं शेयर्स इशू करने लगूंगा तो उसका बीटा क्या होगा, क्योंकि मेरी कंपनी तो रिस्की हो जाएगी अब, क्योंकि मैं तो अपनी लाइन से हट के किसी और लाइन पे चलना शुरू हो गया हूं। तो मुझे अपना रिस्क दोबारा इवैल्यूएट करना पड़ेगा। वो जब मैंने किया, प्रोजेक्ट का बीटा तो मैंने निकाल ही लिया था, अपनी इक्विटी का बीटा मैंने निकाला अपनी रेशो के हिसाब से जो कि मेरी अपनी है, तो मेरा जी इक्विटी का नया बीटा आ गया 1.51। ठीक है। अब जब बीटा आया इक्विटी का, अब मैं के ई फाइंड आउट कर सकता हूं। अब अपनी मैं शेयर इशू करने की जो कॉस्ट है, वो शेयर्स इशू करने की कॉस्ट, अब क्यों शेयर्स तो इशू करने पड़ेंगे, पैसे तो लेने हैं, पैसे आएंगे तो मैं बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूं। तो अब वो जो शेयर्स इशू करूंगा ताकि मेरे पास है पैसे आए, ताकि मैं नया वाला बिजनेस स्टार्ट करूं, उसकी कॉस्ट क्या हो, वो के ई से आएगी, जिसका फार्मूला आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा है। और वो बीटा अभी हमने ऊपर नया वाला एक कैलकुलेट कर लिया है। तो जब मेरे पास इक्विटी भी आ गई, कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी आ गई, अब मैं इसको डालूंगा वैक में, और वैक अपना एडजस्ट कर लूंगा, जिसको रिस्क एडजस्टेड वैक कहेंगे। ये हर दफा तब करना पड़ेगा, ये हर दफा तब करना पड़ेगा जब आप अपने एग्जिस्टिंग लाइन ऑफ बिजनेस को चेंज करके कहीं आगे पीछे जा रहे हैं। डन हो गया? तैमूर, जी सर। मैंने कहा डन हो गया। जी सर। अच्छा, अच्छा, जब हम ये काम करें जी तो फिर हमें दोबारा से हमें अपना एनपीवी दोबारा कैलकुलेट करनी पड़ती है। जब इस तरह का काम हो तो हमें जो एनपीवी कैलकुलेट करनी चाहिए, जो हमें एनपीवी कैलकुलेट करनी चाहिए, वो इस नए रिस्क एडजस्टेड वैक की बेस पे करनी चाहिए। रिस्क एडजस्टेड वैक की बेस पे अब एनपीवी कैलकुलेट करनी चाहिए। एनपीवी कैसे कैलकुलेट करते हैं? एनपीवी हमारे पास होती है इनिशियल कैश आउटफ्लो और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज का, इनिशियल कैश आउटफ्लो और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज का डिफरेंस। एक प्रोजेक्ट है जिसमें पहले साल आपको मिलेंगे 450, दूसरे साल भी 450, तीसरे साल भी 450। वो जो नहीं होती एनपीवी के क्वेश्चंस में 5-6 साल गिवन होते हैं और कैश इनफ्लोज गिवन होती हैं, पहले साल की फिगर नेगेटिव में होती है और बाकी सालों की फिगर्स जो होती हैं वो पॉजिटिव में होती हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम लोग वो जो पॉजिटिव फिगर्स हैं, उन पॉजिटिव फिगर्स की हम लोग निकालते हैं प्रेजेंट वैल्यू, और प्रेजेंट जैसे ये 450, 450 और 450 है,
अब ये 450 जो फ्यूचर वैल्यूज हैं, इसको डिस्काउंट करते हैं हम वैक की बेस पे। डिस्काउंट किसकी बेस पे करते हैं? वैक की बेस पे। वो जो डिस्काउंटिंग हमने करनी है वैक की बेस पे, वो वैक अब रिस्क एडजस्टेड वैक होगा। अगर बात मेरी अभी भी समझ में नहीं आई है तो ये एनपीवी के हमारे पास क्वेश्चंस हुआ करते थे। ईयर 0 में नेगेटिव वैल्यूज हुआ करती थी, ईयर 1 2 3 4 5 में हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज हुआ करती थी। हम क्या करते थे कि हम इन वैल्यूज की हम निकाला करते थे प्रेजेंट वैल्यू, और प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए ये वैक सवाल में गिवन हुआ करता था, तो ये वैक यूज किया करते थे डिस्काउंटिंग के लिए। जब लाइन ऑफ बिजनेस चेंज कर रहे हो तो नॉर्मल वैक की जगह रिस्क एडजस्टेड वैक यूज किया जाता है। जब लाइन ऑफ बिजनेस चेंज कर रहे हो तो नॉर्मल वैक की जगह रिस्क एडजस्टेड वैक यूज किया जाता है। और इस किस्म की इस किस्म के वैक को, इस किस्म के वैक सॉरी इस किस्म की एनपीवी को, इस किस्म की एनपीवी को एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू कहा जाता है। एक ऐसी एनपीवी, एक ऐसी एनपीवी जो कि रिस्क एडजस्टेड वैक की बेस पे कैलकुलेट की जाए, ऐसी एनपीवी को एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू कहते हैं। ये तब कैलकुलेट होगी जब आप अपनी लाइन ऑफ बिजनेस से हट के कुछ और काम करना चाहेंगे और आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को के साथ छेड़ाछाड़ी करेंगे, तो तब ये इन्वॉल्व होगी, अदर देन दैट ये इन्वॉल्व नहीं होगी। अगर आप अपनी ही कोई नई ब्रांच खोल रहे हैं, एग्जिस्टिंग लाइन ऑफ बिजनेस ही कंटिन्यू कर रहे हैं, उसी को आगे लेके चल रहे हैं, तो फिर एनपीवी ही कैलकुलेट होती रहेगी, मसला नहीं होगा। लेकिन जहां जहां आप अपनी लाइन ऑफ बिजनेस को चेंज करके कहीं और जाएं, कोई ऐसा नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहें जिसका कैपिटल स्ट्रक्चर आपके कैपिटल स्ट्रक्चर से चेंज है, तो इन दैट केस आपको एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, जिसके लिए आपको पहले वैक की रिस्क एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। ये जरा थोड़ा एडवांस टॉपिक है, लेकिन बहरहाल चीजें ऐसी थी जो कि जरूरी हैं, जो कि आपको पता होनी चाहिए। 4 स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले हम बेस केस एनपीवी कैलकुलेट करेंगे। बेस केस एनपीवी हमारी होती है वो एनपीवी जो कि हमने रिस्क एडजस्टेड वैक के थ्रू कैलकुलेट की हुई होती है। फिर हम क्या करते हैं कि जो हमने फाइनेंसेस हासिल करने के लिए जो कॉस्ट लगाई होती है, जिसको यहाँ पे इशू कॉस्ट उन्होंने लिखा हुआ है, शेयर्स इशू करने की कॉस्ट है, डेट इशू करने की कॉस्ट है, वो कॉस्ट यहाँ से माइनस की जाएगी। ये काम हम पहले नहीं करते आए।
ये काम होना चाहिए था पहले भी, लेकिन बहरहाल नहीं हुआ करता है बेसिक कैपिटल बजटिंग में। बहरहाल जो पीवी होगी इशू कॉस्ट की वो भी माइनस होगी, और जब तक डेट यूज होता रहेगा डेट यूज होने की वजह से इंटरेस्ट पेमेंट होगी, और इंटरेस्ट क्योंकि इंटरेस्ट पे करने की वजह से टैक्स की बचत होती है जिसको हम टैक्स शील्ड कहते हैं, तो उसकी भी प्रेजेंट वैल्यू हमें ऐड करनी पड़ेगी अपनी कैलकुलेशंस में। जब ये 3 एडजस्टमेंट्स हो जाएं तब फिर हम एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू की कैलकुलेशन की तरफ जाते हैं। बेस केस एनपीवी कैलकुलेट करेंगे जो कि रिस्क एडजस्टेड वैक की बेस पे होगी। इशू कॉस्ट की भी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि फाइनेंसेस अरेंज करने हैं तो ऑब्वियसली उनकी कॉस्ट की एडजस्टमेंट भी होनी चाहिए। टैक्स शील्ड की एडजस्टमेंट होगी, तो स्टेप 4 में इन सब को इकट्ठा करेंगे तो तब हमारे पास एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू आएगी, जो कि हम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। आप लोगों को एक वो भेज दूंगा केस स्टडी, याद दिलाइएगा मुझे। केस स्टडी में अभी आप लोगों को जी जी सर वो असाइनमेंट आप हमें देंगे जो नेक्स्ट वीक हमारी ऑनलाइन असाइनमेंट है उसकी? वो जो आपकी असाइनमेंट है वो यही होगी, केस स्टडी ही होगी। तो सर ये हैंड रिटन होनी चाहिए या वर्ड पे आपको ईमेल करना वो है? आपकी अपनी मर्जी होगी, जैसे आप सबमिट करवाना चाहें, हैंड रिटन देना चाहें हैंड रिटन दे दें, या अगर वो देना चाहें वर्ड में टाइप करके देना चाहें वर्ड में टाइप करके दे दें। अब क्योंकि केस स्टडी है लंबी और ऑब्वियसली उस पर डेलिब्रेशंस की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होगी, इसीलिए आपको पहले से दे रहा हूँ ताकि इसके ऊपर जो भी सोचना है आपने, जो भी डिस्कशंस करनी है वो पहले ही आप कर लें। ठीक है, सबमिट कब तक करवानी होगी? ये सर बस वही वो जो असाइनमेंट नहीं है इन्होंने कहा हुआ, वो बेसिकली यही चीज़ होगी। असाइनमेंट मतलब सबमिशन डेट क्या होगी? सर सबमिशन डेट वो जो शुएब साहब ने वो ग्रुप में नहीं शेयर की हुई, जिस दिन आप वो जैसे पहले नहीं 24 घंटे मिले थे, तो अभी भी आपको वही 24 घंटे मिलेंगे। बस फर्क सिर्फ ये है कि मैं आपको हेड स्टार्ट दे रहा हूं तकरीबन 1 हफ्ते का। ठीक है, हफ्ता भी नहीं, तकरीबन 8 दिन। ट्यूसडे को दिए, ठीक है जी ठीक है सर, ठीक। ओके जी ओके सर एक और बात पूछनी थी सर, वो आपसे थीसिस का पूछना था। सुपर, यस सर, वो हमने ग्रुप बनाया था, मैंने आपको उसमें ऐड भी किया। हम 2-3 बंदे हैं, मतलब मैं था और आप। मुझे तो कोई नहीं नोटिफिकेशन आई या मैंने देखा नहीं। अभी दोबारा सर मैं आपको उस पे मैसेज कर देते हैं उसी ग्रुप में, क्योंकि फिर वो आप सर यूनिवर्सिटी आते हैं आपको हम, यार मतलब हम अगर आपसे रोले शोले हैं, मैं कम ही जाता होता हूँ। अब आज मैंने चक्कर लगाया था, आज मैंने चक्कर लगाया कोई यानी हफ्ते बाद, तकरीबन हफ्ते 10 दिन बाद। बस चक्कर कम ही लगता है क्योंकि आजकल इवनिंग तो ऑफ ही है ना, तो बस मॉर्निंग में 2 बजे तक ये खुले हुए होते हैं। सुबह मेरी हो रही होती है क्लास, तो मेरा जाना ज़रा सुबह मुश्किल होता है, तो मैं जिस दिन यानी अगर कोई काम शाम या कुछ वो हो तो मैं वैसे चला जाता हूँ, उसके अलावा कम ही जाता हूँ। क्योंकि कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही ना कि थीसिस अब किस तरह करना है सर, घर बैठ के इस तरह तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सबसे पहले तो ये देखें ना कि टॉपिक क्या चूज करना है आपने। टॉपिक का सर मैंने तो चूज किया हुआ, मैंने आपको मतलब बताया भी था, लेकिन वो जो मैंने बीबीए में नहीं किया जरूरत तो उसी को सर मैं थोड़ा करूँगा।
अच्छा ठीक है। तैमूर, आप अब भी अगर बीबीए वाला अपना उसको थोड़ा एक्सपेंड करना चाहें तो आपकी मर्जी है, नया को लेके आना चाहें तो भी आपकी मर्जी है। सर बीबीए में तो मेरे पास मार्केटिंग था, तो वो तो नहीं कर सकूंगा, मुझे तो फाइनेंस को ही चूज करना पड़ेगा बीटा से। चलें, मेरे पास भी कुछ टॉपिक्स वगैरह मैं ढूंढता हूँ, ढूंढ के फिर भेजता हूँ। चलें सर वो ठीक भी है हम सर। ग्रुप में मैसेज करते हैं ना, फिर वो आपको हाईलाइट दोबारा हो जाएगा। चलो ठीक ठीक है, ठीक है। चलो ठीक हो गया सर। ओके, है सर। ओके। चलो थैंक यू सर, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज। हाफिज़।